Hello friends, welcome to Magnitude Civil Services Institute. Today in the series of internal security, we will study linkages between development and spread of extremism. Development और extremism के बीच में क्या linkages है? Development है तो extremism नहीं है, extremism है तो development नहीं है. तो क्या linkages है, क्या क्या factor responsible है दोनों के बीच में, वो हम लोग देखेंगे. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम लोग दो बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेंगे ये सेशन शुरू करने से पहले कि एक्सट्रीमिज्म और डेवलपमेंट क्या होता है. तो एक्सट्रीमिज्म हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये इस प्रकार की आइडियोलॉजी है जो मेन स्ट्रीम एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी से बाहर हो या तो कॉमन मोरल स्टैंडर्ड्स को वायोलेट कर रहा है. यानी कि आसान शब्दों में कि जो भी हमारा रेगुलर मेन स्ट्रीम है सोसाइटी का, जिस तरह से हम लोग रेगुलरली रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या तो डेली जो अपना वर्कआउट करते हैं, उससे जो अलग आइडियोलॉजी है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमिज्म. ये आइडियोलॉजी जो है वो मेन स्ट्रीम ऑफ कॉमन मोरल स्टैंडर्ड्स से डिफ्लेक्ट करता है. हमारा कॉमन मोरल स्टैंडर्ड्स क्या है कि साथ में मिलके रहना, सुबह उठना, नाश्ता करना, ऑफिस में जाना, काम करना, स्टूडेंट्स है तो फिर पढ़ने जाना, ठीक है, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको फॉलो करना, एक डिसिप्लिन मैनर में रहना. उस चीज़ से जो अगर आइडियोलॉजी डिफ्लेक्ट कर रही है, अब वो आइडियोलॉजी हम लोग एज अ गुड या बैड परसीव कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है वो किस पर, पॉलिटिकल या फिलोसॉफिकल वैल्यूज़ के आधार पर. तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमिज्म. अगर इन शॉर्ट में अगर आपको बताना चाहूँ कि एक्सट्रीमिज्म क्या है, तो एक्सट्रीमिज्म चाहता है कि सरकार का कुछ भी ना हो, सरकार के अंडर में कुछ भी ना हो, पब्लिक को अपने हिसाब से काम करने दीजिए और बस खुद की फ्रीडम चाहता है, अपनी लिबरल थिंकिंग चाहता है, वो ज़्यादा ही एक एक्सट्रीम लेवल पर, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमिज्म. हथियार उठा लेना. तो हम डिटेल में जब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इसका क्लियर कट आइडिया आ जाएगा नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के अंदर. आगे बढ़ते हैं. डेवलपमेंट क्या है? तो डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम लोग ग्रोथ, प्रोग्रेस या पॉजिटिव चेंज को क्रिएट करते हैं. उसके अलावा हम लोग एडिशन लाते हैं फिजिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, सोशल या डेमोग्राफिक कंपोनेंट के अंदर. यानी कि डेवलपमेंट विकास, कुछ भी चीज़ को हम लोग ग्रो कर रहे हैं या बढ़ावा हो रहा है या डेवलप हो रही है, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि इस तरह का डेवलपमेंट जो आज की नीड को, प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करता है, फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना. ऐसा नहीं कि हम लोग हमारे को आज जो भी चाहिए उसके पीछे हम लोग सब कुछ नष्ट कर दें और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी ना बचे. ओके, उनके पास ना पीने का पानी हो, ना रहने के लिए सही सुविधा हो, एक पॉल्यूटेड वातावरण में वो रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कि फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखकर आज का डेवलपमेंट जिस तरह से हम लोग करते हैं सस्टेन मैनर के अंदर, ताकि आगे वाली जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो. अब डेवलपमेंट के क्या कंपोनेंट्स है? तो इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल, ह्यूमन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ओवरव्यू देख लेते हैं सबका. इकोनॉमिक कंपोनेंट यानी कि इकोनॉमिकली सब लोग डेवलप हो, सबके पास बेसिक इनकम हो ताकि अपने दो वक्त का गुजारा खाने का हो सके. सोशल डेवलपमेंट यानी कि जो सोशल क्राइम था पहले कि डाउरी हुआ या हरिजन्स जिसको हम लोग आज के भाषा में बोलते हैं आज के टाइम पर, यानी कि दलित को अछूता करते थे, तो इस प्रकार के डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, तो उन सब से ऊपर आना. सोशली भी डेवलपमेंट होना, सिर्फ आर्थिक नहीं सामाजिक विकास भी होना, एक ओपन थिंकिंग रखना. फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट में पॉलिटिकली भी डेवलपमेंट होना ज़रूरी है. यानी कि जो पॉलिटिकल एथिक्स है, पॉलिटिक्स की जो नीति है वो सही से होनी चाहिए. जिस विचार से हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, इलेक्टोरल सिस्टम बनाया, तो वो सही से काम होता हुआ होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई भी क्रिमिनल या तो कोई भी ऐसा पर्सन आ जाए जो जिसके ऊपर केस चल रहा है और वो हमारा लीडर बन जाए. तो पॉलिटिकली हमको अच्छा करना पड़ेगा, बिकॉज अगर पॉलिटिकल लीडर ही खराब हुआ तो फिर आप समझ सकते हैं जब लीडर ही खराब होगा तो फिर बाकी देश का क्या हालत होगा या तो स्टेट की क्या हालत होगी. ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, अच्छा स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो सब कुछ अच्छा होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आ जाएगा? आपका रोड, हाईवे, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर,
ये सारी सुविधा भी होनी चाहिए, डेवलपमेंट का ये भी एक कंपोनेंट है। सस्टेनेबल, हमने रिसेंटली देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो सिर्फ डेवलपमेंट के साथ साथ सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं, डेवलपमेंट के साथ सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए। और लास्ट में आता है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सब कुछ आपका ओके हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली किस तरह से होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव में सपोज हम लोग सरकारी कार्यालय की बात करें, ऑफिसर्स की बात करें, तो वहाँ पर करप्शन नहीं होना चाहिए, पैसों की घूस नहीं होनी चाहिए, या तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई पहचान वाला है तो जैक लगा के अपना काम करवा लिया। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और सभी को इक्वल मान देना चाहिए। यहाँ पर हम लोग जुडिशियली भी बोल सकते हैं कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, या तो रूल ऑफ लॉ वाली काम, या तो रूल ऑफ लॉ वाली बात होनी चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है एक्सट्रीमिज्म को स्प्रेड करने के पीछे। तो ये कुछ 9 फैक्टर्स है बेसिक्स से जो रिस्पॉन्सिबल है एक्सट्रीमिज्म को स्प्रेड करने के लिए। तो पहला तो है जल, जंगल और जमीन। ब्रिटिश के टाइम पे क्या हुआ करता था, ब्रिटिश के समय पर जो जंगल में रहने वाले ट्राइब्स है वो पूरी फ्रीडम के साथ जंगल की जो भी आइटम यूज़ करना चाहते थे वो यूज़ कर लेते थे, लकड़ी काट लेते, वहाँ पे जो भी प्लांट, हर्ब्स या फ्रूट्स वगैरह उगता है वो खा लेते थे, यानी कि जंगल में ही रहते थे और वो जंगल को ही अपना घर समझते थे। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट एक्ट 1927 पास कर लिया। उसमें कुछ ऐसा हुआ कि इन लोगों का जंगल रेस्ट्रिक्टेड हो गया, वो लोग जिस प्रकार से जीना चाहे जी नहीं पाते थे, ना ही कोई फ्रूट्स वगैरह ले पाते थे, यानी कि जंगल के ऊपर सरकार का राज आ गया। तो उसमें जंगल में रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। फिर धीरे धीरे सरकार को विद्रोह करने के लिए वो हथियार उठाने लग गए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, आज़ादी के बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 हमने पास किया। उसमें क्या करने लगे हम लोग कि जो राइट्स जंगल में रहने वाले आदमियों को देना चाहिए वो हमने राइट्स दिए उनको। जंगल को एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाया, 3 जोन्स में हमने बांटा फॉरेस्ट को, और उनकी लाइवलीहुड के लिए जो भी ज़रूरियात हो वो फुलफिल किया ताकि वो एक्सट्रीमिज्म का सहारा ना ले। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो ये जो 3 है हम लोग इसको बोलते हैं कि डेवलपमेंट डेफिसिट जब आया हो तब ये तीनों मिलाकर बनता है डेवलपमेंट डेफिसिट। जब इकोनॉमिकली उनको पैसा ना मिले, इकोनॉमिक स्थिति उनकी अच्छी ना हो या सामाजिक स्थिति अच्छी ना हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट वहाँ पर ना पहुँचे, यानी कि पॉलिटिक्स वोट लेने के लिए ही आए और उसके बाद मुड़कर देखे भी नहीं, तो ये सब कारण भी हो सकता है कि वो एक्सट्रीमिज्म का सहारा अपनाए। फिर है गवर्नेंस डेफिसिट, पॉलिटिकल के साथ साथ गवर्नेंस डेफिसिट भी अपने आप जुड़ जाता है। तो ये जो क्या है रूट कॉज नहीं है पॉलिटिकल और गवर्नेंस डेफिसिट, लेकिन इम्पेटस देता है। जो ऑलरेडी चीज़ें घट रही है, जैसे कि जल, जंगल, जमीन उनका अधिकार छीन लिया गया, इकोनॉमिकली उनको कुछ नहीं मिल रहा, सोशली भी वो बैकवर्ड रह गए, ये सब क्यों हुआ, ये तो सब ऑलरेडी चलो चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिकल या गवर्नेंस डेफिसिट भी अगर आ गया तो ऑलरेडी जो इशू चल रहा है उसमें ये आग में घी डालने जैसा काम कर लेता है। फिर आता है ट्राई जंक्शन थियरी, इसका एग्जांपल है दंडाकारण्य रीजन जो वर्स्ट अफेक्टेड है माओइस्ट से, यानी कि नक्सलवादियों से। ट्राई जंक्शन होता है कि ऐसा बीच का एरिया जो 3 स्टेट्स के बीच में आ रहा है, उसका एक हमने एग्जांपल दिया मैंने अभी, दंडाकारण्य रीजन जो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और झारखंड के बीच में आ रहा है। नेक्स्ट आता है एथनिक, ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल। ये डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, एथनिक प्रॉब्लम हुआ, जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, लेकिन ये एक रूट की तौर पे काम कर रहा है डिफरेंट एरिया में। तो किस तरह से रूट की तौर पे काम कर रहा है, सपोज एथनिक की हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इंसर्जेंसीज है, वो एथनिक कॉज के ऊपर है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे एथनिक तरीके से किस तरह से एक्सट्रीमिज्म स्प्रेड हो रहा है। फिर ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकली भी क्या हो रहा है कि सपोज दिल्ली में सरकार बैठी है तो दिल्ली या तो उसके आसपास वाला एरिया डेवलप हो रहा है, झारखंड छत्तीसगढ़ वाला नहीं हो रहा क्योंकि वो ज्योग्राफी से अलग है, या तो कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर नदी नहीं है, सूखा एरिया है और सरकार वहाँ पे काम भी नहीं कर रही, तो वो लोग भी जल्दी से माओइस्ट थिंकिंग वाले या एक्सट्रीमिज्म वाले थिंकिंग के जो लोग हैं उनके बहकावे में आ जाते हैं। एंड लास्ट में हिस्टोरिकली भी,
ये सारा हिस्टोरिकल है, एथनिक है, नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स में आपको लिखा हुआ है क्लियर कट, हम लोग पढ़ेंगे आगे। और ये सेम नक्सलिज्म में भी पढ़ेंगे कि हिस्टोरिकली क्या प्रॉब्लम आ रही है। सपोज ब्रिटिश समय से ही उनको अलग रख लिया गया, और नॉर्थ ईस्ट हमारा एरिया ऐसा है जिसको ब्रिटिश ने पहले से ही एलिनेटेड रखा था इंडिया से, और उसकी असर हम लोग आज तक देख रहे हैं। हम लोग आसाम, मेघालय, त्रिपुरा को एज अ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही कंसिडर करते हैं। इंडिया के मेन स्ट्रीम में हमारा माइंडसेट आज भी उसको कंसिडर नहीं करता, और वहाँ के लोगों को हम लोग चीनी, चंकी इस तरह से हम लोग बुलाते हैं, लेकिन उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही उस तरह का ही है वहाँ के आसपास के एथनिसिटी के साथ साथ। जैसे कि म्यांमार में भी उस तरह के लोग हैं, सिक्किम में है, ऊपर चाइना में है, और कई सारे हिस्टोरिकल कारण हो सकता है, वो भी आज के एक्सट्रीमिज्म का रिजल्ट लेके बैठे हैं। फिर गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हमने अब तक लिए हैं। सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन। कॉन्स्टिट्यूशनली हमने शेड्यूल एक्ट बनाए, ठीक है, अलग अलग शेड्यूल्स बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ट्राइब्स के लिए एक्ट बनाए हैं, जैसे कि शेड्यूल 5 एंड 6 शेड्यूल एरिया को रिजर्व करने की बात करता है, जहाँ से भी एसटी के पॉपुलेशन है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स की आदिवासियों की पॉपुलेशन है वहाँ पर। जिससे क्या होगा, जंगल में रहने वाले आदिवासियों को उनका जो मनपसंद जो एनवायरनमेंट चाहिए, जिस माहौल में वो रहना चाहे, वो माहौल वहाँ पर बना रहे, और उनका रिजर्वेशन भी मेंटेन रहे। इस तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स की भी बात की है फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर। देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी कि स्टेट की क्या ड्यूटी है, और शेड्यूल के अंदर भी डाला हुआ है जो 12 शेड्यूल है, उसमें से 5 और 6 शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता है। फिर लॉज की बात करते हैं, तो लॉज के अंदर हमने फॉरेस्ट एक्ट 2006 बनाया, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 बनाया। इन सब की वजह से क्या होगा, फॉरेस्ट एरिया या तो कल्टिवेटेड एरिया को इजीली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या तो बिजनेसमैन ऑक्यूपाई ना कर ले, बिकॉज इससे क्या होगा, जो उपजाऊ ज़मीन है वो चली जाएगी, वहाँ पर ये पूरी ज़मीन नष्ट हो जाएगी और रोड वगैरह बन जाएंगे। या तो फॉरेस्ट एरिया भी कम हुआ तो पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट हमारे अर्थ को। देन पॉलिटिकली भी हमको क्या करना चाहिए, जहाँ जहाँ पे भी डिस्टर्ब्ड एरिया है, जो जो भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, उनके साथ संधि लेनी चाहिए। जैसे कि नागालैंड में हमने नागा अकॉर्ड साइन किया, मिजोरम में हमने मिजो अकॉर्ड साइन किया। उस प्रकार से जहाँ पे भी डिस्टर्ब्ड एरिया है और जहाँ पर हमारे लोकल लोग शामिल है, वहाँ पर हमको संधि लेनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी के अंदर आतंकवादियों के साथ संधि करें, नहीं, बट जो स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, अलग से कंट्री की डिमांड कर रहे हो, हमारे ही लोग हैं और हथियार उठा के बैठे हैं, तो उनके साथ हमको अकॉर्ड साइन करने चाहिए। हमने किए भी है कई सारे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोगों को क्या करना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स भी बात करनी चाहिए कि वहाँ पर सिक्योरिटी अच्छे से काम करे, मिलिट्री सब कुछ एरिया को सॉल्व करे, और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उन लोगों के साथ ताकि एक्सट्रीमिज्म को हम लोग कर्ब कर सके। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट की बात हो रही है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सैनिटेशन, स्कूल, बिल्डिंग्स, ये सारी उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही मेन नींव जिसको हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट का। कौशल विकास योजना लॉन्च कर दो, मनरेगा लॉन्च कर दो, रिहेबिलिटेशन स्कीम लॉन्च कर दो, घर बना के दे दो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उनको भी लगेगा कि नहीं, सरकार हमारे लिए भी कुछ कर रही है, ये देश हमारा ही है या हमारा भी ये देश है। और ये सारी चीज़ें, सुख सुविधा इनको मिल जाएगी, तो फिर वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, कोई भी माओइस्ट थिंकिंग या तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के बहकावे में नहीं आएंगे। इन सब के अलावा हमको और क्या करना चाहिए, तो सेंसिटाइजेशन। सपोज सरकार काम कर रही है तो उसका सेंसिटाइजेशन करो, वहाँ के लोगों को बताओ कि सरकार आपके लिए क्या स्कीम लेकर आई है, किस तरह से आपको ये बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या पॉलिसीज आपके लिए बनी हुई है। होता क्या है कि सरकार काम करती है लेकिन उन तक बेनिफिट पहुंचता नहीं, या तो उनको पता नहीं चलता कि ये हमारा बेनिफिट कैसे लेना है, और ना वहाँ पे रहने वाले लोग उनको, जो पढ़े लिखे लोग हैं या तो एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग वाले, माओइस्ट थिंकिंग वाले लोग हैं, उनको समझाते भी नहीं है, बिकॉज ये तो यही चाहता है कि लोकल लोगों का सहारा लेकर सरकार को अपोज करे और वो एरिया हड़प ले। तो सेंसिटाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है। फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। सब लोग, सपोज गांव है, वहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है,
गांव के लोग मिलजुल कर वहाँ पे जो कैनाल बनाना हो, वेल बनाना हो, तो वो मिलकर काम करते, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा, तो साथ में मिलजुल कर रहेंगे, तो हारमोनी वाला माहौल होगा, पीसफुल माहौल होगा। गवर्नेंस अच्छे से काम होनी चाहिए, यानी कि करप्शन नहीं होना चाहिए। स्कीम्स क्या है, वो पैसा चोरी नहीं होना चाहिए। सर्विस डिलीवरी, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, सरकार की जो भी सर्विसेज है उनको अच्छे से डिलीवर होनी चाहिए लोगों को। ह्यूमन राइट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और पॉलिटिकल ग्रेवियंस, सपोज उनको कोई कंप्लेन है, तो पॉलिटिकल ग्रेवियंस सिस्टम अच्छे से होना चाहिए कि भाई हाँ, यहाँ पर आप लोग इजीली कंप्लेन कर सकते हो और सरकार आपकी कंप्लेन को इजीली सॉल्व भी कर रही है टाइमली मैनर में। तीसरा, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन। अब कानून तो बहुत सारे बने हैं, इंडिया के अंदर हर चीज़ के लिए कानून है, लेकिन उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। आपने निर्भया केस के अंदर देखा कि कितने साल बाद उन लोगों को सज़ा मिली, जो भी दोषी थे उन लोगों को। या तो आपने देखा होगा करप्शन इजीली कोई ना कोई करे जा रहा है, अब एंटी करप्शन लॉ भी हमारे पास बने हुए हैं, तो इन सभी लॉज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनेगा। फिर इंटेंस डायलॉग होने चाहिए, जो भी डिस्टर्ब्ड एरिया है या तो जो लोकल लोग शामिल है इस एक्सट्रीमिज्म स्प्रेड करने के लिए, तो उनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम क्या है और धीरे धीरे सॉल्व करना चाहिए। हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि बस्तर रीजन के अंदर जो वहाँ के आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने आइडिया अपनाया कि वहाँ के लोगों के साथ, पुलिस वालों के साथ मिलकर वहाँ के लोगों के साथ बातें करें, उनको पूछे कि क्या प्रॉब्लम है उनकी, फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते थे, एंड देन वो आईपीएस धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। आज देखो बस्तर रीजन जो है वो नक्सलिज्म से बाहर आ गया। नहीं तो बस्तर, हम लोग बोला जाता, जब भी बस्तर का नाम आता था हम बोलते कि वहाँ पर नक्सलवादी रहते। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए वहाँ पर, जो भी एरिया पीछे छूट गया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने चाहिए, वहाँ पे कंपनीज आनी चाहिए, एफडीआई आना चाहिए, एमएनसीज आने चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाए। तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आएगा तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। सोशल सिक्योरिटी और लाइवलीहुड सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब सपोज हम लोग यहाँ पर बड़े शहर में रह रहे हैं, दिल्ली, मुंबई वगैरह में, तो यहाँ पे आपको सोशल सिक्योरिटी है, कुछ भी होता आपने सिक्योरिटी गार्ड को बुला दिया, पुलिस में फ़ोन कर दिया, 108 लगा दिया, तो वहाँ के लोगों को भी सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, सामाजिक सिक्योरिटी या लाइवलीहुड सिक्योरिटी होनी चाहिए। लाइवलीहुड सिक्योरिटी यानी कि रोज़ को इनके शांति का रहना खाना पीना मिल जाए, उसी को हम लोग नीचे यहाँ पर लिख रहे हैं। फूड सिक्योरिटी और अच्छी एजुकेशन भी होनी चाहिए साथ में, बिकॉज एजुकेशन होगी तो उनके अंदर नॉलेज बढ़ेगा, बाद में हम लोग स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो इजीली वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाएगी। सपोज अगर वो जॉब नहीं कर रहे तो अपना छोटा मोटा बिजनेस भी अच्छे से चला पाएंगे। फिर लैंड रिफॉर्म्स एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। लैंड रिफॉर्म से क्या होगा कि ऐसे ही कोई किसी की ज़मीन हड़प कर प्रोजेक्ट ना शुरू कर सकता है, और अगर सपोज XYZ फार्मर्स की या तो किसी भी ट्राइबल्स की ज़मीन ले रहे हैं तो उसका कंपनसेशन सही से होना चाहिए, उसकी परमिशन के बिना लैंड एक्विजिशन नहीं होना चाहिए। सिमिलरली कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स भी होने चाहिए उन लोगों के साथ। लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी, एंटी करप्शन एफर्ट्स, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन को ख़त्म करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि भाई गांधी परिवार है, यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज XYZ कोई भी पर्सन है, तो पॉलिटिक्स के अंदर क्या करेगा, अपने ही सगे संबंधियों को बार बार बुलाता रहेगा। तो पॉलिटिक्स में हमको क्या करना चाहिए, जो भी लायकात वाला इंसान है कि भाई हाँ ये इस पॉलिटिकल लीडरशिप को संभालने लायक है, उनको पॉलिटिक्स में लाना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से डेवलप करे। अगर लीडर अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। सोशल डिस्क्रिमिनेशन को हमको ख़त्म करना है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कल्चरल ह्यूमिलेशन ख़त्म करना है, एक दूसरे के कल्चर को सपोर्ट करना है, एक दूसरे के कल्चर को एंजॉय करना है, और ऐसा नहीं कि भी मेरा ही कल्चर अच्छा है तुम्हारा कल्चर ख़राब है, ऐसा नहीं, हम सबको मिलजुल कर एक साथ रहना है। स्टेट फंक्शनरीज के द्वारा जो वायलेंस हो रहा है उसको भी ख़त्म करना है। ह्यूमन राइट्स के जो एब्यूजेस हो रहे हैं उसको ख़त्म करना है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को ख़त्म करना है। सोशल ऑपरेशन को भी हमको ख़त्म करना है। उसके बाद ये इंश्योर करना है कि मिनिमम वेजेस वहाँ के लोगों को मिले और लेबर लॉज भी प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो। नहीं तो क्या होता है, उस एरिया में बच्चे काम पर लग जाते हैं,
14 साल के नीचे वाले बच्चे हीनियस या तो ज़्यादा खतरनाक तरीके से फैक्ट्री में काम करते हैं। सपोज केमिकल बनाने वाली हो, पटाखे बनाने वाली हो, आयरन स्टील की कंपनी हो। ये तो बात हुई चिल्ड्रन की। दूसरा होता है भाई जो वर्केबल एज वाले लोग हैं, 18 के ऊपर वाले, तो उसमें भी लेबर लॉस के इम्प्लीमेंटेशन सही से होने चाहिए कि सिर्फ 8 से 9 घंटे काम कर रहे हो मिनिमम वर्क पर डे का। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है कभी कभी कि उनको 12-14 या तो आधा दिन काम करवाते और सैलरी देते सिर्फ 6 घंटे की, 5 घंटे की। तो लेबर लॉज वहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इससे क्या होता है कि भी उनके मन में क्रोध वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और बाद में विद्रोह करते हैं ये लोग। मूवीज में भी हमने देखा और करंट में भी आते रहते हैं ये चीजें। तो ये जो चैप्टर है आज का, जो वीडियो है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर कहीं पे भी पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। आप मिलिटेंसी की बात करो, आप इंसर्जेंसी की बात करो, नक्सलवादियों की बात करो, जो भी इस तरह की वायलेंट एक्टिविटी हो रही है या तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उन सब के रूट कॉज मोस्ट ऑफ इसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। और आंसर में भी इस तरह से ही लिखना होता है, क्वेश्चन इस तरह से ही आएंगे कि भाई एक्सट्रीमिज्म है तो क्यों है, क्या प्रॉब्लम्स है, सरकार ने अब तक क्या किया, क्या हमको आगे करने की ज़रूरत है। तो ये पॉइंट्स आपको सब जगह काम आएंगे। ओके। और फर्दर कोई डाउट्स हो या आपके सजेशंस हो तो एज ऑलवेज आप कमेंट में हमको लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।